दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। परिवर्तन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके सामने क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 दो ध्रुवीयता का अंत। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और आप सभी को मैंने खुशखबरी दे दी है कि सरकार द्वारा और सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं बच्चों के जिनके पेपर नहीं हुआ है उन सभी को जो इंटरनल असेसमेंट है उसके माध्यम से पास कर दिया जाएगा और आप लोग अब आगे तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय दोस्तों? क्या है शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी का मतलब होता है पहले शॉक दो फिर थेरेपी से उसका इलाज करो। आप समझ रहे हैं, पहले किसी को मारो फिर उसी का मरहम पट्टी करो, इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी का वर्ड प्रचलन में आया था दोस्तों 1945 के बाद लगातार जो युद्ध चल रहा था उसी के दरमियान। और शॉक थेरेपी का अगर अर्थ की बात करें तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले तो आप किसी का सर फोड़ दीजिए फिर चलिए बोलेंगे कि चलिए मैं आपकी पट्टी कर रहा हूँ, तो इसे एक प्रकार कह सकते हैं यही है शॉक थेरेपी। तो शुरुआत कब होती है दोस्तों? हम शुरू से देखते हैं। शॉक थेरेपी के मतलब है सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। अगर हम बात करें, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचों को अपनाना, पूंजीवादी पद्धति से कृषि करना तथा मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना और शामिल है। अगर हम वित्तीय खुलेपन तथा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता में भी महत्वपूर्ण मानी गई, परंतु साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। एकदम सही प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लाद कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। तो दोस्तों यही थी शॉक थेरेपी। मतलब जो सोवियत संघ में जो परिवर्तन ला गए, जो एक बैग लगातार चेंज हुआ, चाहे वो पूंजीवाद से चाहे साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ चेंज है, इसलिए चेंज ने पूरी तरह से सोवियत संघ को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आप 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और 100 की स्पीड गाड़ी चलाना, तुरंत ब्रेक मारें तो आप गिरेंगे, साथ में आपको चोट लगेगी और आसपास के लोगों को भी घायल करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे ही कहा जाता है कि कुछ परिवर्तन जो है बहुत तेज़ी से करना। परिवर्तन धीरे धीरे हो तो वो परिवर्तन काफ़ी लंबे समय तक टिकता है, उसमें किसी प्रकार के आघात की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो तो उसमें बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में एक हम ब्रेक मारते गाड़ी को, ठीक इसी प्रकार से किसी अगर अर्थव्यवस्था को तुरंत ब्रेक मारा जाए तो गिरी की चरमरा कर, यही थी दोस्तों शॉक थेरेपी और इसे ही कहा जाता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे दोस्तों? वैसे शॉक थेरेपी के तो बहुत से परिणाम रहे, लेकिन हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को लेकर आए हैं जो आपके समझ भी में आएगा और काफ़ी मज़े भी आएगा हमें साथ पढ़ने में। पहला हम देखते हैं, शॉक थेरेपी के कारण नागरिकों के लिए आजीविका कमाना कठिन हो गया। अब जब आजीविका कमाना कठिन कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि उद्योग खत्म हो चुके थे, बड़े उद्योग थे, बिल्कुल वहाँ उत्पादन ठप हो गया था, तो इससे नागरिकों को जो आजीविका कमाना बिल्कुल कम हो गया। दूसरा, शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल का काफ़ी अवमूल्यन हो गया। अब चूँकि रूस द्वारा जो सोवियत संघ के बाद जब रूस का निर्माण हुआ तो रूस ने अपनी संपत्ति को, आमदनी को बेतहाशा खर्च किया, बेतहाशा उद्योगों में लगाया। इससे क्या हुआ, एक बार तुरंत ही उसके पूरा जनता के जन कल्याण पे ध्यान नहीं दिया गया और तुरंत ही सारा पैसा खत्म हो गया और उसके जो रूबल मुद्रा थी वो भी नीचे धबराकर गिर गई। तीसरा, शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ने से महंगाई कई गुना बढ़ गई। अब जब मुद्रा गिरेगी तो महंगाई अवश्य बढ़ेगी दोस्तों। तो यही कारण था कि जैसे रूबल मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और उसी के माध्यम से वहाँ महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई। चौथा, शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई तथा उसे औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया। जैसे ही शॉक थेरेपी लागू हो गई उसके बाद पूरी तरह से सोवियत संघ का औद्योगिक ढांचा दोस्तों पूरी तरह से चरमरा गया। उसके उद्योग कहीं के नहीं रहे, उन्हें जबरन उनके मालिकों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा
क्योंकि उनके पास उत्पादन बिल्कुल नाम मात्र रह चुका था, फ़ायदा नहीं हो रहा था, पूंजी लागत बहुत ज़्यादा हो गई थी और फ़ायदा नाम मात्र का था, इसलिए इन्हें अपने उद्योगों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल। जी हाँ दोस्तों, शॉक थेरेपी के कारण लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनी को बेचा गया और इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी सेल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल यानी शॉक थेरेपी के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसमें सोवियत संघ से यूरोप के 90% उद्योगों को जब निजी कंपनी बेचा गया और रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढहने लगा, इसे ही कहा गया इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बहुत बार पूछा भी गया है कि इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल क्या है। चलिए अगला पॉइंट, सोवियत प्रणाली क्या है दोस्तों, इस पर हम देखते हैं क्या है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। तो यही थी सोवियत प्रणाली दोस्तों। सोवियत प्रणाली का मतलब था कि पूंजीवाद के ख़त्म करना और साम्यवाद यानी देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार होना, किसी एक का अधिकार ना होना, यही था साम्यवाद। इसे ही कहते हैं सोवियत प्रणाली। तो निजी संपत्ति नहीं होना, सार्वजनिक संपत्ति पर देश के संसाधनों पर सभी का अधिकार होना, यही से कहा जाता है दोस्तों सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने पार्टी की संस्था को सर्वाधिक महत्व दिया, इसलिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी साम्यवादी प्रणाली थी, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। तो कहने का मतलब सोवियत प्रणाली के अंदर पूरे सोवियत रूस में एक ही पार्टी का शासन था और विपक्ष की भूमिका नाम मात्र की थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी और राजनीतिक रूप से सभी संसाधनों पर सभी राज्य का अधिकार होता था, ना कि किसी एक व्यक्ति का। चलिए अब इसके परिणाम क्या निकलते सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी देखते हैं। तो सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं दोस्तों। पहला, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। ओके, मान लिया, क्योंकि समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों कि देश की शासन व्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होना, पूरे समाज का समान रूप से अधिकार होना। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती थी। आदर्श उनके बहुत उच्च होते थे, वो कुछ भी सोचते थे आदर्शों आधार पर सोचते थे, कुछ भी करते समानता आधार पर बल देते थे। तो यही थी सोवियत प्रणाली। तीसरा विशेषता, सोवियत प्रणाली पूंजीवाद एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। बिल्कुल सोवियत प्रणाली दोस्तों पूंजीवाद के बिल्कुल खराब थी, क्योंकि वो आपको पता ही कि जब दो देश दो गुट में बच चुके थे, तो एक गुट सोवियत संघ के ग्रुप में था, एक गुट था अमेरिका। तो अमेरिका पूंजीवादी और जो सोवियत संघ वो समाजवादी प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। चौथा, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सोवियत पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। अब बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्या कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के। जो प्रणाली थी सोवियत की प्रणाली, जो समाजवाद था, वो किस प्रकार ढह गया, किस प्रकार से इसके कारण रहे, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे। पहला, सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने सोवियत संघ के नागरिकों में असंतोष भर दिया, क्योंकि हम देख रहे थे कि सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था और जो उपभोक्ता की वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों, सप्लाई बहुत कम थी और मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इससे जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा भर गया था। लोगों को डबल रोटी खरीदने के पैसे नहीं थे, इतनी ज़्यादा भुखमरी वहाँ पर हो चुकी थी। तो ये भी एक प्रकार का कारण था जिसने सोवियत प्रणाली को ख़त्म कर दिया। दूसरा, सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। अब गोर्बाचोव ने सोवियत संघ सुधार करने की बात सोची, लेकिन सोवियत संघ सुधार करना चाहते कि सुधार धीमे धीमे हो, परंतु लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चाहा कि जो विकास हो, सुधार हो, बहुत तेज़ी से होना चाहिए ताकि कम समय में अच्छी तरह सुधार जा सके। इसीलिए भी लोगों ने सोवियत संघ की प्रणाली को दरकिनार कर दिया। तीसरा, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 सालों तक रहा है, परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इस पार्टी के कारण
सोवियत संघ के नागरिक इस पार्टी से छुटकारा पाना चाहते थे। जो सोवियत संघ में हमने इससे पहले बात करी थी दोस्तों कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो लगभग 70 साल से अकेली पार्टी। अब एक ही व्यक्ति, अगर आप एक ही चेहरा बार बार देखेंगे और वही चेहरा आपको बार बार दिखेगा और वो चेहरा अच्छा ना हो तो आपको बिल्कुल भी बुरा लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार जब एक ही राजनीतिक पार्टी 70 साल तक थी और वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए सोवियत संघ के नागरिक उससे नाराज़ थे और इससे छुटकारा पाना चाहते थे। चौथा, सोवियत संघ ने समय समय पर अत्याधुनिक एवं परमाणु हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी करने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अत्यधिक खर्चों के कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे एवं तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। अब हमने इससे पहले देखा था जब दो ध्रुवीयता का मतलब हद होता है दोस्तों कि शीत युद्ध के बाद दोनों गुट जो थे, सोवियत गुट और अमेरिकन गुट, ये आपस में हथियार घोड़ में लग गए कि कौन सबसे ज़्यादा हथियार बनेगा, कौन सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और इसी अंध दौड़ में सोवियत संघ कूदा और इसने अपने सभी संसाधनों, सभी पैसों को सिर्फ और सिर्फ सैनिक संसाधनों में लगा दिए और बाकी जनता का ख्याल नहीं रखा। इससे भी जनता में असंतोष फैला। पाँचवां, सोवियत संघ राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पर अपने नागरिकों के समक्ष पूरी तरह सफल नहीं पाया। क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल सफल नहीं पाया सोवियत संघ, क्योंकि दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य संसाधनों पर, है ना, परीक्षणों पर ज़्यादा महत्व देता था। नागरिकों के जन कल्याण के बारे में बहुत कम बात करता था, उनकी सुविधाएं बहुत कम देता था। इससे भी जनता में एक प्रकार का संतोष बढ़ा और ये भी एक प्रकार का था जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम रहा। छठा, 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। तो कहने मतलब दोस्तों 1979 में सोवियत संघ जबरदस्ती अफगानिस्तान के साथ युद्ध में उलझा और इस युद्ध ने उससे कहीं न कहीं एक प्रकार से सोवियत संघ के विघटन का परिणाम भी सिद्ध हो गया। यही वह युद्ध आखिरी युद्ध था जिसमें सोवियत संघ को नहीं जाना चाहिए। सोवियत संघ पहले ही से कर्जे में था और उसने अपने आप को गर्त के कुएं में ढकेल दिया इस युद्ध में जाकर। वहीं से सोवियत संघ का विघटन होना शुरू हो गया, क्योंकि सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। जितनी जमा पूंजी सोवियत संघ ने इस युद्ध में ही लगा दी, जो कि उसका युद्ध था भी नहीं। बिना मतलब विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपने देश का टुकड़े टुकड़े इसने कर दिया और विभाजन के मार्ग से झेलनी पड़ी और सोवियत प्रणाली का विघटन भी हो गया। इसलिए कहा जाता है आप बिना सोचे समझे किसी युद्ध के भागी ना बने और ना ही किसी ऐसे की पैरवी करें जिसमें आपको खुद ही का नुकसान हो जाए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, परिणाम क्या थे। तो हमने कारण देख लिया, अब परिणाम की बात करते हैं सोवियत संघ के दोस्तों। तो सोवियत संघ के विघटन कई परिणाम निकले इसके बाद। पहला, सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो गया तथा हथियारों की दौड़ समाप्त हो गई, सैनिक गुटों का अंत हो गया। क्यों? जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होने वाली दौड़, अंध दौड़ खत्म हो गई, क्योंकि अब विश्व में अकेले ही शक्ति बच गया था, उसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो सैनिक हथियार की दौड़ थी वो भी अब समाप्त हो गई, अंत हो गया। एक प्रकार के शीत युद्ध का भी अंत हो गया। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में परिवर्तन आया और सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका और अधिक शक्तिशाली हो गया तथा विश्व संगठनों पर उसका और अधिक नियंत्रण हो गया। जैसे ही सोवियत का विघटन होता है और विघटन होते ही अमेरिका अब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अकेला देश बन गया और जितने भी संगठन थे अब अमेरिका की पकड़ उन संगठनों पर पहले से कहीं ज़्यादा हो गई। तीसरा, सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख परिवर्तन यह हुआ कि सोवियत संघ से अलग हुए नए गणराज्यों का उदय हुआ। अब सोवियत संघ कई भागों में बढ़ गया, 15 भागों में बड़ा था गणराज्य। उसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, है ना, ऐसे कई राज्य बने अकेले उस सोवियत संघ के विघटन से। चौथा, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र हुए विभिन्न गणराज्यों में राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये गणराज्य समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर जिस पूंजीवादी व्यवस्था की ओर गए उस प्रक्रिया को ही स्वैच्छिक कहा जाता है, अर्थात आघात पहुंचाकर इलाज करना। परंतु इस विधि से किए गए इलाज से इन गणराज्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मसलन शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा काफ़ी हानि हुई और रूस में राज्य अनियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढहने लगा। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट देखी गई और सरकारी रियायतों की समाप्ति के कारण लोगों को कई प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। तो
तो कहने मतलब है जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ दोस्तों, सोवियत संघ विघटन कई गणराज्य बट गया, अब उसके जो नए नए गणराज्य जो नए नए राज्य बने वो अब समाजवादी प्रणाली की छोड़कर पूंजीवादी प्रणाली को अपनाने के शुरू गए, और इसी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने को ही शोक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और इसी शोक थेरेपी के कारण अब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई, 90% उद्योगों को औने पौने दाम में बेच दिया गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सबसे बड़ा परिणाम था सोवियत प्रणाली के विघटन का। ठीक है, पांचवा क्या परिणाम निकल दोस्तों, पांचवा, सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन चले और ताजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों से गृह युद्ध की चपेट में रहा। ये भी एक कारण था, परिणाम था सोवियत संघ के विघटन का दोस्तों, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के कारण उसके आपस के गणराज्य आपस में गृह युद्ध की चपेट में आ गए और लगातार ये युद्ध होता रहा और कई तो काफ़ी 10-10 साल तक चलते रहे। छठा, मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल संसाधन यानी पेट्रोल संसाधनों होने के कारण ये क्षेत्र विदेशी ताकतों का अखाड़ा बन गया और युगोस्लाविया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे आज के सोवियत प्रणाली के पार्ट 2 के ध्रुव ध्रुवीयता अंत के, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हैं। आप इसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे लिखिए, और इस वीडियो की जो PDF फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी तक इस प्रकार की अच्छी वीडियो आप तक पहुँच रहे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।